आज हम बात करेंगे आर्टिकल 14 और रूल ऑफ लॉ को अपहेल्ड करने वाली 3 लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में। सबसे पहले बिल्किस बानो केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बिल्किस बानो रेप केस के जो 11 कॉन्विक्ट्स थे उनके रिमिशन को कैंसिल कर दिया। बिल्किस बानो 2002 में जो गुजरात राइट्स हुए थे उनकी एक रेप विक्टिम थी, जिनमें कि 11 जिस केस में कि 11 लोगों को कन्विक्ट किया गया था। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन 11 कॉन्विक्ट्स को रिमिशन दे दिया था गुड बिहेवियर के ग्राउंड पर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आर्टिकल 14 भले ही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करता है, लेकिन इन कॉन्विक्ट्स की लिबर्टी को छीना जाना बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि ये एरोनियस ग्राउंड पर और रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जाकर रिलीज किए गए थे या उनको रिमिशन दिया गया था। हमारी आज की दूसरी जजमेंट शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक यानी कि तलाक के बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ऑनरेबल कोर्ट के आगे 2 मेजर इश्यूज थे। सबसे पहला, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट एक पर्सनल लॉ है या फिर स्टैट्यूटरी फॉर्म ले चुका है। अगर पर्सनल लॉ है जो कि प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 25 से, तो क्या इसे फंडामेंटल राइट्स के टच स्टोन पर टेस्ट किया जा सकता है। और दूसरा इशू जो कोर्ट के आगे था वो ये था कि वेदर पर्सनल लॉज आर प्रिक्लूडेड फ्रॉम बीइंग लॉज इन फोर्स अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कंक्लूजन ये निकल कर आया 3:2 की मेजोरिटी से कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है वो अपनी स्टैट्यूटरी फॉर्म ले चुका है, क्योंकि इसे लेजिस्लेचर ने बनाया है और ये लॉ इन फोर्स होगा अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्लॉज बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए आर्टिकल 13 क्लॉज 1 से हिट भी होगा अगर फंडामेंटल राइट्स या फिर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। ट्रिपल तलाक आर्टिकल 25 से प्रोटेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि ये कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ऑनरेबल जस्टिस फाली नरिमन ने डॉक्ट्रिन ऑफ मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस को propound किया इस केस में। ये भी कहा कि पिछले केसेस में इस लेजिस्लेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया है क्योंकि ये आर्बिट्ररी है, इसके लिए बेसिक ये रीजनिंग दी गई है। लेकिन आर्बिट्ररीनेस का जो टेस्ट है उसे बहुत लूजली अप्लाई नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्होंने मैनिफेस्ट आर्बिट्ररी वर्ड का यूज किया, यानी कि ये जो लेजिस्लेशन है फेयर नहीं है, डिस्क्रिमिनेटरी है, कैप्रिशियस है, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को बढ़ावा देता है, और इसीलिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। हमारी आज की लास्ट जजमेंट तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट एक डिटेल्ड गाइडलाइन फ्रेम की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग जैसी चीजों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, आर्टिकल 14 और रूल ऑफ लॉ के लिए एक एफ्रॉन्ट बताया। ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शंस दी सभी स्टेट्स को कि सेक्शन 357A CRPC की तर्ज पर एक विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम फ्रेम की जाए मॉब लिंचिंग के विक्टिम्स के लिए। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगी जो कि SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक का ऑफिशियल होगा, जिसे DSP रैंक का ऑफिशियल असिस्ट करेगा टू प्रिवेंट द मॉब लिंचिंग इंसिडेंट्स। इसके साथ साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो कि प्रोक्योर करेगी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को अबाउट द पीपल जो कि लाइकली हैं या उनकी पॉसिबिलिटी है किसी मॉब लिंचिंग या हेट स्पीच में इंडल्ज होने की। तो ये तीनों आज की जजमेंट्स रूल ऑफ लॉ